Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today's topic is Kleen's theorem and we will discuss the part 3 of Kleen's theorem. In previous lecture we have discussed about the first part and the second part of Kleen's theorem. Now we will discuss what are the basic characteristics of part number 3 and by definition what is part number 3, and further we will explore some interesting examples related to Kleen's theorem. ये बात पहले भी हो चुकी है कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो है ये कंप्लीट कोर्स है और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर जो है ये एक सेक्शन है, तो पैरेलल ये दोनों कोर्सेज जो हैं वो इसके साथ देखे जा सकते हैं. थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर इसका जो सेक्शन है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त, तो इसी तरह पैरेलल जो है ये कंप्लीट कोर्स जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो है उसमें भी इस सेम लेक्चर जो है उसको देखा जा सकता है. तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये क्लीन थ्योरम क्या है. प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को इन डिटेल डिस्कस किया था, तो हम देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं कि क्या हमारी स्टेटमेंट थी और किस तरह से हमने इसको डिस्कस किया था. सो इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय नंबर 1 फाइनाइट ऑटोमेटा और नंबर 2 ट्रांजिशन ग्राफ और नंबर 3 रेगुलर एक्सप्रेशन, then it can also be expressed by other two as well. अगर आप किसी भी लैंग्वेज को फाइनाइट ऑटोमेटा की मदद से एक्सेप्ट करवा सकें या लिख सकें और इसी तरह आप किसी लैंग्वेज को ट्रांजिशन ग्राफ के थ्रू लिख सकें या फिर आप रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू उसको एक्सप्रेस कर सकें, तो इसका मतलब है कि बाकी दो के साथ भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. यानी अगर आप एक लैंग्वेज आपके पास है और आप उसका ऑटोमेटा बना सकते हैं तो कंफर्म है कि उससे रिलेटेड उसका ट्रांजिशन ग्राफ और रेगुलर एक्सप्रेशन भी एग्जिस्ट करेगा. इसी तरह अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें कि अगर किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज का आपके पास ट्रांजिशन ग्राफ है तो ये पॉसिबल है कि आप उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं या कंफर्म है कि वो होगा, और इसी तरह उसी लैंग्वेज को आप रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस भी कर सकते हैं. एंड थर्ड वन, if you have the regular expression then there is a possibility that you have the finite automata and the transition graph related to that particular regular expressions. तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने इसमें इसकी स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं. क्लीन थ्योरम्स की जो बेसिक स्टेटमेंट है, बेसिक क्राइटेरिया था इसका, वो हमने देखा है. तो अब हमने इसके क्लीन थ्योरम का जो पार्ट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. पार्ट 1 रिलेट करता है फाइनाइट ऑटोमेटा को ट्रांजिशन ग्राफ के साथ, और सेकंड पार्ट जो है वो ट्रांजिशन ग्राफ को रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ, और इसका जो थर्ड पार्ट है जिसमें हम इंटरेस्टेड है और हमारा बेसिक मोटिव भी यही है आज के लेक्चर का कि हम इसको देखें कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ जो है वो रिलेट कर रहे हैं. So the part number 1 statement is simple. If a language can be accepted by an FA, then it can be accepted by a TG as well. Part number 2, if a language can be accepted by a TG, then it can be expressed by a regular expression as well. तो ये डिस्कस हुआ था हमारा कि जब भी आप लैंग्वेज एक्सेप्टिंग टूल की बात करते हैं, यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटा और ट्रांजिशन ग्राफ की बात करते हैं, तो वहां पे हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमारा पार्टिकुलर एफए या टीजी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं. इसके मुकाबले में जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो रेगुलर एक्सप्रेशन एक रिकॉग्निशन टूल नहीं है, बल्कि वो लैंग्वेज को डिफाइन करने वाला टूल है. इसलिए हम इसके साथ जब भी वर्ड यूज करेंगे हम एक्सप्रेस का यूज करेंगे. तो जिस तरह से आप पार्ट 2 में देख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ टीजी देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन एज वेल. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेशली हमने यहाँ पे जो वर्ड यूज किया रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ वो एक्सप्रेस का है. इसका जो पार्ट नंबर 3 है क्लीन्स थ्योरम का, उसमें हमने स्टेटमेंट जो है हमारे पास वो ये है, इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एन एफए एज वेल. कि अगर आपके पास एक लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस किया जा सकता है
तो पॉसिबल है कि आप उसी लैंग्वेज का जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा भी डिजाइन कर सकते हैं. So basically we are interested in third part today, and we will have different type of regular expressions, and then we will design the relevant finite automata that will accept the particular language generated by that particular regular expression. तो अब हम देखते हैं कि ये जो पार्ट नंबर 3 है इसमें बेसिकली क्या है और इसके मेन पॉइंट्स क्या है हमारे पास. So the statement of part 3, if the language can be expressed by a regular expression, then there exists an FA accepting the language. For explanation of this statement, we have two different points, part number A and the part number B. तो part number A जो है उसकी statement के according हम क्या कह रहे हैं, as the regular expression is obtained applying addition, concatenation and closure on the letters of an alphabet and the null string. ये हम पहले भी देख चुके चैप्टर नंबर 4 रेगुलर एक्सप्रेशन में हमने इसके ऊपर बात की थी कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो बेसिकली किस तरह से बनता है कि हमारे पास जो सिग्मा यानी कि अल्फाबेट होता है उसमें जो पार्टिकुलर सिंबल है ए बी है 0 1 है या समथिंग एल्स है ऑपरेटर है कुछ भी है, तो उन पार्टिकुलर सिंबल्स के कॉम्बिनेशंस के ऊपर या इंडिविजुअल्स के ऊपर या उनके स्टार के ऊपर, उनकी यूनियन के ऊपर, उनके कंकैटिनेशन के ऊपर, उनके हर तरह से उनको जो है वो कलेक्टिव फॉर्म के अंदर जो है हम उसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो राइट अप कर सकते हैं. तो वही बात अब हम यहाँ पे बता रहे हैं, एज द रेगुलर एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड अप्लाइंग एडिशन, कंकैटिनेशन and closure on the letters of an alphabet and the null string. So while building the RE, sometime the corresponding FA may be built easily as shown in the following example. तो ये तो अंडरस्टूड है, ये क्लियर है कि अगर आप एक पार्टिकुलर लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और उसकी क्वालिटी ये है कि आप उसमें डिफरेंट टाइप के सिंबल यूज कर रहे हैं, उसको सम कर रहे हैं, कनकेट कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसी लैंग्वेज का एफए भी एग्जिस्ट करेगा. अगर आप एक लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो कंफर्म है कि फिर उसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी आप बना सकते हैं. इसके ऊपर डिस्कशन जो हमारी है वो इन डिटेल हो चुकी है. तो ये इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो हम एक एग्जांपल देखते हैं. सिंपल एग्जांपल है हमारे पास. कंसीडर द लैंग्वेज डिफाइंड ओवर सिग्मा and it consists of two elements, one is A and second one is B. और क्वालिटी क्या है लैंग्वेज की, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली B, कि आपकी पार्टिकुलर लैंग्वेज में सिर्फ एक ही स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है, यानी एक ही वर्ड है आपकी लैंग्वेज में और वो सिर्फ B है. तो इस लैंग्वेज का जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो आपके सामने डिजाइन किया गया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास इनिशियल स्टेट है और जैसे ही आपको यहाँ पे B मिलता है तो आप फाइनल में चले जाते हैं, और अब अगर आपको इनिशियल स्टेट पे ए मिलता है तो आप एक डेड स्टेट पे चले जाते हैं स्टेट नंबर 1 के ऊपर. तो आप देख सकते हैं वहां पे आपको जब तक ए और बी मिलता रहेगा आप वहीं पे रिपीट करते रहेंगे, यानी कि आप उस डेड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे. इसी तरह हमारे पास अगर आप बी को रीड करके फाइनल में चले गए, अगर तो यहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो गई है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर बी के बाद भी कोई लेटर आपको मिलता है तो यहां से आप ए या बी मिलने के ऊपर आप स्टेट 1 पे चले जाएंगे जो कि डेड है, और इस तरह से आपकी स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी. तो सिंपल वे में इस तरह की बहुत सारी प्रैक्टिस जो है वो हम चैप्टर नंबर 5 डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की जब हमने बात की थी वहां पे हम इसको इन डिटेल जो है वो इसको डिस्कस कर चुके हैं. तो ये ऑटोमेटा जो है ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है जो कि हमारे पास बी है. सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, कंसीडर द लैंग्वेज डिफाइंड ओवर सिग्मा विद एलिमेंट्स ए एंड बी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली एम्प्टी स्ट्रिंग. तो प्रीवियस एग्जांपल की तरह, प्रीवियस फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह अब हमारे पास जो ऑटोमेटा हमने डिजाइन करना है पार्टिकुलर लैंग्वेज का, उसमें भी एक ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है और वो हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है. तो इस लैंग्वेज का जो एफए है वो आपके सामने डिजाइन्ड है, ये हम पहले भी बना चुके हैं इसको. तो आप देख सकते हैं कि ये इनिशियल स्टेट को ही अगर फाइनल बना दिया जाए तो ये अंडरस्टूड है कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा.
इसके अलावा इसी इनिशियल स्टेट के ऊपर आपको अगर कोई भी लेटर मिलता है तो आप इस स्टेट से बाहर चले जाते हैं, इस स्टेट से दूर चले जाते हैं, आप एक और स्टेट पे चले जाएंगे और उस स्टेट पे आपको ए या बी मिलेगा, आप वहीं पे एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि आपको अगर तो एम्प्टी स्ट्रिंग है, आपने कोई भी लेटर रीड नहीं किया तो अंडरस्टूड है कि आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो उस तरह से आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी इस ऑटोमेटा के ऊपर। लेकिन जैसे ही आपको कोई पार्टिकुलर लेटर मिलेगा, आप जो है वो नॉन फाइनल की तरफ मूव कर जाएंगे और वहां पे आपको जब भी ये भी कुछ भी मिलता रहेगा, कोई कॉम्बिनेशन उनका मिलेगा, आप हमेशा नॉन फाइनल स्टेट के अंदर ही एग्जिस्ट करेंगे। तो ये जो इसकी पार्ट 1 की हम बात कर रहे थे कि एक लैंग्वेज जो है उसको आप रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं और जबकि उसका ऑटोमेटा भी आपके पास अवेलेबल होता है। तो उसके लिए हमने सिंपली ये बात की है कि रेगुलर एक्सप्रेशन सिंपली जो है वो एडिशन, कंकैटिनेशन एंड क्लोजर है जो अल्फाबेट के लेटर्स है उनके ऊपर, और इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग भी शामिल होती है। तो इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हम जो है वो इसके यानी कि एक्सप्लेनेशन में क्लीन थ्योरम पार्ट 3 का जो पार्ट ए अभी हमने देखा है, अब हम पार्ट 2 इसका देखेंगे, यानी कि पार्ट बी की हम बात करेंगे। हम उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं स्टेटमेंट को। एज इफ रेगुलर एक्सप्रेशन 1 मीन R1 एंड R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशंस, देन देयर सम, कंकैटिनेशन एंड क्लोजर आर आल्सो रेगुलर एक्सप्रेशंस। ओके, ये चैप्टर 4 की डिस्कशंस है कि अगर R1 एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, R2 एक और रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो उन दोनों को यूनियन किया जा सकता है, उनकी कंकैटिनेशन पॉसिबल है, उनका क्लोजर लेना पॉसिबल है। तो इसका मतलब है कि आप सम करेंगे तो ये R1 प्लस R2 हो जाएगा, आप उसको कंकेट करेंगे तो ये R1 R2 हो जाएगा, मीन R1 इंटू R2। और जब आप उसका क्लोजर लेंगे तो ये कंफर्म है कि एट ए टाइम या तो आप R1 का क्लोजर ले रहे होंगे या आप जो है वो R2 का ले रहे होंगे। एक ही वक्त में दोनों का क्लोजर लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और ये मतलब हमारे पास वैलिड भी नहीं है। सो an FA can be built for any regular expression if the methods can be developed for building the FAs corresponding to the sum, concatenation and closure of the regular expressions along with their FAs। तो इसका मतलब है कि अगर R1 R2 दो रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उनका सम, कंकेट और क्लोजर जो है वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन होंगे, और इनके सम के ऊपर फाइनाइट ऑटोमेटा आप आसानी से बना सकते हैं। इनकी R1 R2 की कंकैटिनेशन का जो रिजल्ट होगा उससे जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी उसका FA आसानी से बना सकते हैं, और इसी तरह R1 या R2 का जब आप क्लोजर लेंगे तो उसके ऊपर जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा आप बना सकते हैं। सो इट मीन सिंपली अगर 3 डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस है तो फिर उनके सम, कंकैटिनेशन और क्लोजर के ऊपर जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो एग्जिस्ट करेगा उसके ऊपर जो है आप पार्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा जो है उसको डिजाइन कर सकते हैं। और इसके लिए, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम जाते हैं इसकी एग्जांपल के ऊपर। हम देखते हैं कि ये दीज 3 मेथड्स आर एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग डिस्कशंस, कि जो हमने यहाँ पे सम की बात की है, कंकैटिनेशन की बात की है, क्लोजर की बात की है। अब हम इन तीनों के ऊपर 1 बाय 1 जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये तीनों मेथड्स जो है ये डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू हम इसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से सम ऑफ 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस के ऊपर FA बन सकता है, कंकैटिनेशन ऑफ 2 FAs के ऊपर कैसे आप एक पार्टिकुलर FA बना सकते हैं, और इसी तरह क्लोजर ऑफ 1 रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर आप किस तरह से अपनी पार्टिकुलर FA जो है वो उसको डिजाइन कर सकते हैं। So the method number 1, and this is the union of 2 FAs. Okay, using the FAs corresponding to R1 and R2, an FA can be built corresponding to R1 plus R2। यानी अगर हमारे पास 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस है R1 और R2, तो उनका यूनियन जो है वो R1 प्लस R2 होगा, तो उसके ऊपर जो है वो आप FA बना सकते हैं। और इसके लिए हमें एग्जांपल की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पे एक बात थोड़ी सी जहन नशीन कर लें कि जब भी हम 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं, एक हम सम यूज करते हैं, एक हम यूनियन यूज करते हैं। तो आमतौर पे
रेगुलर एक्सप्रेशंस जो है उसको हम कहते हैं कि सम ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशंस, और इसी तरह जब टू एफएज का यूनियन लेना हो, मीन उसको कंबाइन करना हो, तो वहां पे आप टर्म यूज करते हैं यूनियन ऑफ टू एफएज. सो इट मीन सम रिलेटेड टू regular expressions mean sum of R1 and R2, and simply union of two FAs, FA1 and FA2 mean most of the time बेहतर अप्रोच यही है कि आप इस तरह से इनको यूज करें, अदरवाइज अल्टरनेट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर अप्रोच यही है कि सम का वर्ड R1 R2 मीन रेगुलर एक्सप्रेशन रिलेटेड यूज करें, और जो यूनियन का वर्ड है उसको आप फाइनाइट ऑटोमेटा से रिलेटेड उसको यूज किया करें. अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल कौन सी है. लेट्स से दिस इज एन एग्जांपल एंड वी हैव टू डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस. फर्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू A प्लस B स्टार B डिफाइंस लैंग्वेज 1 एंड फाइनाइट ऑटोमेटा 1B. दिस वन हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसको हम R1 का नाम दे रहे हैं, और ये ऐसी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन है कि जिसमें कोई भी स्ट्रिंग तभी एक्सेप्ट हो सकती है जब उसका आखिरी लेटर जो होगा स्ट्रिंग का वो B होगा. तो इसके अगेंस्ट जो लैंग्वेज डिफाइन होती है, हम चूंकि ये R1 है हम उसको नेम L1 देते हैं, और इसी तरह जो इससे फाइनाइट ऑटोमेटा हमारे पास बनेगा हम उसको FA1 का नाम देते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, और ये सिर्फ इनिशियल है, ये फाइनल नहीं है, लेकिन जैसे ही आपको लेटर बी मिलता है आप फाइनल में चले जाते हैं, और जब तक बी मिलता रहता है आप फाइनल में मौजूद रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपको ए मिलता है आप यहां से आउट हो जाते हैं. तो इस तरह से जो है वो हम इसको देख सकते हैं. सेकंड लैंग्वेज जो है R2 इज इक्वल टू, सेकंड लैंग्वेज जो है इसमें हमारे पास कंसिस्टिंग ऑफ डबल ए है. तो इसमें आप देख सकते हैं इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है, बारहा हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, इसकी डिस्कशंस हो चुकी हैं, इसलिए हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे. तो अब सेकंड R2 जो है उसके अगेंस्ट जो लैंग्वेज हम डिफाइन कर रहे हैं वो L2 है, और उसका पार्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा जो है हम उसको FA2 का नाम दे रहे हैं, और तो ये भी आपके सामने यहाँ पे मौजूद है. अब हमारा मकसद ये है कि अब हम इन दोनों फाइनाइट ऑटोमेटा जो है इसको सम अप करें, दोनों रेगुलर एक्सप्रेशंस जो है इनको सम अप करें, और उनके अगेंस्ट इनके यूनियन के ऊपर जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो उसको हम डिजाइन करें. लेकिन उस पे जाने से पहले हमें इस काम को करने के कुछ पार्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं, कुछ बाकायदा रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम जो है वो सक्सेसफुली जो है अपना ऑपरेशन इसका यूनियन का जो है वो परफॉर्म कर सकें. तो देखते हैं इसको. लेट FA3 be an FA corresponding to R1 plus R2. कुछ बातें आप जहन में रखिएगा. यहाँ पे R1 जो था हमारे पास उससे रिलेटेड FA जो डिजाइन होगा वो FA1 है, और R2 से जो FA डिजाइन है हमारे पास जो ऑलरेडी है हमारे पास वो FA2 है. और इसी तरह हमारे पास जब इनका हम यूनियन लेंगे तो इसके ऊपर जो एक नया FA डिजाइन होगा हम उसको नेम FA3 का देंगे. Then the initial state of FA3 must correspond to the initial state of FA1 or the initial state of FA2. तो अब ये जो थर्ड FA आप बनाएंगे उसकी जो इनिशियल स्टेट आपने स्टार्ट जहां से लेना है उसकी जो इनिशियल स्टेट आपके पास होगी या तो वो FA1 से बिलोंग करेगी या वो FA2 से बिलोंग करेगी, क्योंकि वो दोनों के यूनियन के अगेंस्ट है. तो इसका मतलब है FA3 की जो इनिशियल स्टेट होगी या तो वो FA1 से गेट करेंगे आप, या यानी जो FA1 की इनिशियल स्टेट होगी वही FA3 की इनिशियल स्टेट होगी, या इसी तरह हमारे पास जो FA2 की इनिशियल स्टेट होगी वो FA3 की इनिशियल स्टेट बन जाएगी. तो ये पॉइंट जो है इसको पार्टिकुलरली आपने बहुत अच्छी तरह से ज़हन में रखना है, क्योंकि हम बार बार शायद यहाँ पे ना आ सके, तो हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो वहां पे ये पॉइंट आपको जहन में रहना चाहिए. Since the language corresponding to R1 plus R2 is the union of corresponding languages L1 and L2, consists of the strings belonging to L1 or L2 or both. तो यहाँ पे पॉइंट देखें कि जिस तरह के हम कह रहे हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है जिसको अब हम बनाएंगे जो कि R1 plus R2 के ऊपर होगी वो बेसिकली
R1 रिलेट कर रहा था L1 के साथ और रेगुलर एक्सप्रेशन 2 रिलेट कर रहा था लैंग्वेज 2 के ऊपर। तो इस तरह से अब हमारे पास जो थर्ड फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा उसकी लैंग्वेज जो है वो L3 होगी और उस L3 के अंदर जो स्ट्रिंग्स एग्जिस्ट करेंगी वो L1 से भी बिलोंग कर सकती हैं, वो L2 से भी बिलोंग कर सकती हैं या फिर वो दोनों से बिलोंग कर सकती हैं, क्योंकि हम उसका यूनियन फाइंड कर रहे होंगे। Therefore, a final state of FA3 must correspond to a final state of FA1 or FA2 or both। तो जिस तरह हमने इनिशियल की बात की थी कि इनिशियल स्टेट जो है FA3 की वो या तो FA1 वाली होगी या FA2 वाली होगी, और इसी तरह हमारे पास जो है वो कंफर्म है किसी एक में से बिलोंग कर सकती है इनिशियल स्टेट। रीजन सिंपल है कि FA के अंदर हमारे पास इनिशियल स्टेट एक होती है, लेकिन जो हमारे पास फाइनल स्टेट है वो या तो FA1 की फाइनल स्टेट जो है वही FA3 की फाइनल स्टेट होगी, या FA2 की जो फाइनल स्टेट है वही FA3 की फाइनल स्टेट होगी, या ये भी पॉसिबल है कि FA1 और FA2 की जो फाइनल स्टेट्स है वही हमारे पास जो है वो FA3 की फाइनल स्टेट बन सकती है। अब ये कैसे होगा, हम जब इसको एग्जाम्पलीफाई करेंगे तो वहां पे ये बात क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से इनिशियल स्टेट जो है FA3 की वो लिखी जा सकती है और किस तरह से FA3 की जो फाइनल स्टेट है उसको आप डिजाइन कर सकते हैं। So since in general FA3 will be different from both FA1 and FA2, so the labels of the states of FA3 may be supposed to be Z1, Z2 and Z3 and so on। तो ये बात ज़हन में रहे कि जब हम FA1 बनाएंगे तो पॉसिबल है कि उसकी जो स्टेट्स के लेबल होंगे वो X नोटेशन में देंगे, X1, X2, X3 इस तरह से, और FA2 के लिए हम जब यूज करेंगे स्टेट्स लेबल्स को उसके लिए हम Y1, Y2, Y3 को यूज कर रहे होंगे, और इसी तरह अब जाहिर बात है FA3 उन दोनों से डिफरेंट होगा, तो उसके लिए जो हम लेबल यूज करेंगे वो हमारे पास जो है वो Z नोटेशन में हम करेंगे, Z1, Z2, Z3 एंड सो ऑन, इस फॉर्म के अंदर हम उसको यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारे पास जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा 1 जो है, लेट्स से उसके लिए जो स्टेट्स लेबल्स हैं वो हम X नोटेशन में यूज करेंगे, और जो FA2 होगा उसके लिए जो नोटेशन हम यूज करेंगे वो Y की होगी। तो लाजमी तौर पे जो थर्ड FA3 है वो जाहिर बात है कि डिफरेंट है FA1 और FA2 से, तो उसके लिए हम जो लेबल्स यूज करेंगे स्टेट्स के वो Z नोटेशन में होंगे, यानी कि Z1, Z2, Z3 इस फॉर्म में हम उसको यूज करेंगे। Where Z1 is supposed to be the initial state, Z1 हमारी इनिशियल होगी। Since Z1 correspond to the states X1 और Y1, तो ये बात ज़हन में रहे कि जो हमारे पास Z1 है जिसको हम इनिशियल कहेंगे वो या तो FA1 की X1 यानी कि जो इनिशियल स्टेट FA1 की, या तो वो उससे करस्पॉन्ड होगी, या फिर वो सेकंड FA की जो इनिशियल यानी कि Y1 है उससे करस्पॉन्ड होगी। So there will be two transitions separately for each letter read at Z1। तो कंफर्म है कि Z1 के ऊपर भी हम 2 डिफरेंट ट्रांजिशंस के बारे में बताएंगे। जिस तरह हम अपने FA1 में एक पार्टिकुलर स्टेट के लिए, लेट्स से X1 के लिए हम बताएंगे कि A के ऊपर मशीन का बिहेवियर क्या होगा, B के ऊपर मशीन का बिहेवियर क्या होगा, या फिर FA2 में Y1 पे मशीन का बिहेवियर A रीड करके क्या है और B रीड करके Y1 पे उसका बिहेवियर क्या है। तो इस तरह Z1 जो कि इनिशियल स्टेट हम बनाएंगे, या कोई भी पार्टिकुलर स्टेट अगर हम बनाते हैं इसकी थर्ड FA की, तो उसके लिए आपको 2 ट्रांजिशंस जो है वो लाजमी तौर पे उसकी बतानी पड़ेंगी, यानी कि अल्फाबेट के अंदर जितने सिंबल हैं उसके करस्पॉन्डिंग आपको उतने ही ट्रांजिशन एजेस उसके आउट करने पड़ेंगे। सो इससे होगा क्या, it will give 2 possibilities of states either Z1 or different from Z1। तो इससे क्या होगा, पॉसिबिलिटी है कि आप Z1 के ऊपर लूप करेंगे तो आप वहीं पे रहेंगे, आपको दोबारा से Z1 मिलेगी, या फिर आप किसी और स्टेट की तरफ मूव कर जाएंगे, यानी आपकी ट्रांजिशन जो है लेट से वो Z1 से Z2 या Z3 या किसी और स्टेट के ऊपर जा सकती है। This process may be expressed in the following transition table for all possible states of FA3। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास एक टेबल है, और उस टेबल के ऊपर जो है हम इसको देखेंगे कि किस तरह से ये हमारी जो स्टेटमेंट जितनी भी अभी हमने देखी हैं उनको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं।
ये हमारे पास वो टू डिफरेंट फाइनाइट ऑटोमेटा है जिसको हमने FA1 और FA2 का नाम दिया था. दिस इज द FA1 एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ लैंग्वेज दैट which have the strings ending with letter B, and this is a language corresponding to a particular language which consists of strings having having at least 2 AA. मस्ट है इसमें के 2A जो है वो इसमें आएंगे. तो अब इसमें आप देख सकते हैं इसको एक टेबल को आपने स्पेशली बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है ताकि हम जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको इजीली जो है वो आगे इसका जो फाइनल ऑटोमेटा है जो FA3 का हम उसको डिजाइन कर सकें. सो दिस इज FA1, this is FA2, and this is the transition table. As usual, this is the column of old states and this is the column of new states after reading A and B. तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. अब कुछ स्टेटमेंट्स को आपको जहन में रखना पड़ेगा. जिस तरह हमने यहाँ पे भी बात की थी कि FA3 की जो इनिशियल स्टेट है वो करस्पॉन्ड होगी इनिशियल स्टेट FA1 से या इनिशियल स्टेट ऑफ FA2 से, और इसी तरह जो उसकी फाइनल स्टेट होगी वो करस्पॉन्ड होगी FA1 से या FA2 से या दोनों से. तो इन चीजों को ज़हन में रखें. लेट्स से इनिशियल स्टेट ऑफ FA1 इज X1, इनिशियल स्टेट ऑफ FA2 इज Y1. So according to definition, Z1 is the corresponding initial state of third FA. So we are writing here this is the Z1 and minus sign representing that this is the initial state and this is correspond congruent. ये जो ट्रिपल इक्वल का साइन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये कंग्रुएंट का है, आई मीन करस्पॉन्ड हो रही है. Z1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्ड आप इसको देख रहे हैं X1 और Y1 के. So this is the combination of X1 Y1 and basically in FA3 we will represent these initial state by using the label Z1. अब हमने इसी तरह Z1 के ऊपर क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि अगर Z1 के ऊपर, जो कि इस वक्त हमारे पास अब Z1 तो अननोन है लेकिन हमने उसको लेबल कर दिया है, हम इसके कॉम्बिनेशंस के अंदर जो सिंबल्स हैं यानी कि X1 और Y1 उनके ऊपर हमने देखना है कि जब लेटर A मिलेगा तो हम किस स्टेट पे जा सकते हैं, जब हमें लेटर B मिलेगा तो फिर हम किस स्टेट के ऊपर जा सकते हैं. तो यहां से स्टार्ट करते हैं. X1 पे जब A मिलता है तो आप फाइनाइट ऑटोमेटा 1 में चले जाएं क्योंकि X नोटेशन जो है वो FA1 की है और Y नोटेशन जो है वो हमारे पास FA2 की है. तो यहाँ पे देखें X1 पे जब आपको A मिलेगा तो मशीन आपको कहां पे लेके जाएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं X1 पे जब आपको A मिला तो आप X1 के अंदर ही रहते हैं, आप कोई नई स्टेट चेंज नहीं करते. सो at state X1 if you read letter A then you will be in X1 as well. तो आप वहीं पे रहेंगे. इसी तरह Y1 पे A का स्टेटस क्या है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं. Y1 पे जब आपको A मिलेगा तो आपकी मशीन जो है वो आपको Y2 के ऊपर लेके जा रही है, तो Y1 के ऊपर लेटर A रीड करके आप Y2 के ऊपर जा रहे हैं. सो नाउ दिस इज अनदर कॉम्बिनेशन, दिस इज X1 Y2. क्या ये कॉम्बिनेशन पहले आ चुका है, तो पहले हमारे पास एक ही कॉम्बिनेशन था जो कि X1 Y1 है और न्यू कॉम्बिनेशन जो है वो ओल्ड कॉम्बिनेशन से डिफरेंट है, इसलिए इसका नाम भी हमें डिफरेंट देना पड़ेगा. तो इसलिए हम इसका नाम यहाँ पे जो है वो Z2 के साथ जो है हम इसको लेबल कर रहे हैं. अब ये बात आपने जहन में रखनी है, ये वेरी मच क्लियर होनी चाहिए ये बात आपको. हमने यहाँ पे Z नोटेशन जो थी थर्ड FA की Z1 है उसको हमने इस ऑन लेफ्ट साइड रखा है और हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास ऑन राइट साइड आपको नजर आ रहा है. मीन पहले हम FA3 का जो स्टेट लेबल्स हैं उसको पहले लिखा है लेकिन जो कॉम्बिनेशन था उसको हमने बाद में लिखा है. लेकिन जब यहाँ पे हम आए हैं तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन को आप पहले लिख रहे हैं और जो स्टेट लेबल है उसको बाद में लिख रहे हैं. रीजन सिंपल है, हमारे पास इस पे तो बाय डेफिनेशन हमें पता था कि Z नोटेशन जो है वो करस्पॉन्ड X1 या Y1 के, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद थी, तो इसलिए हमने इसको लिखा कि Z1 करस्पॉन्ड X1 Y1 के. लेकिन यहाँ पे जब तक हमारे पास कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस नहीं होता तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन नेक्स्ट आएगा वो उस कॉम्बिनेशन का लेबल क्या है.
पॉसिबल है कि वो सेम कम्बिनेशन जनरेट हो, तो इसलिए हम उसका नाम Z1 रखेंगे। अगर वो डिफरेंट कम्बिनेशन हमें दे रहा है तो हम उसका नाम Z2 रखेंगे। तो इस वजह से हमने कम्बिनेशन पहले जनरेट हो रहा है यहाँ पे, और उसका लेबल जो है वो आप उसको बाद में यहाँ पे राइट अप कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि बी लेटर पे क्या पोजीशन है। X1 पे जब B रीड करेंगे और इसी तरह Y1 पे जब आप B करेंगे, तो X1 पे जब आप B रीड करते हैं तो आप X2 पे चले जाते हैं। X1 पे आपको B मिला, आप X2 पे चले गए। इसी तरह Y1 के ऊपर B मिला तो आप Y1 के अंदर रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इससे जो कॉम्बिनेशन है Y1 पे B मिलेगा तो आप Y1 में रहेंगे। अगेन दिस इज न्यू कॉम्बिनेशन, दिस इज X2 Y1, और ये कॉम्बिनेशन जो है आपके पहले जो दो कॉम्बिनेशन जनरेट हुए हैं उनसे डिफरेंट है, इसलिए हम इसका नाम जो है वो डिफरेंट रखेंगे। और अब हमारे पास ये जो नाम है वो Z3 कंसीडर होगा। तो इस तरह से हमने एक रॉ जो है वो प्रोसेस कर ली है, उसका ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर लिया है। इसी तरह सीक्वेंस के साथ जो है हम नेक्स्ट में प्रोसीड करते चले जाएंगे और अपना ये टेबल जो है उसको फाइनल करेंगे। तो नेक्स्ट रॉ में चले जाएं। अब ये Z1 के अगेंस्ट हमने रॉ प्रोसेस की है। अब हमारे पास जो दो नए हमारे पास सिंबल आ चुके हैं वो Z2 और Z3 है। तो सीक्वेंस के साथ हम चलेंगे। तो अब हम यहां से Z2 को पिक करते हैं। अगेन हम इसको राइट कर रहे हैं, ये याद रहे हम Z2 को लेफ्ट पे राइट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टूड है हमारे पास कि Z2 नोटेशन है किसकी, X1 Y2 की। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने कि यहाँ पे हम इस चीज को अगर पिक कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको रिवर्स ऑर्डर में क्यों लिख रहे हैं। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं, जब भी आप ओल्ड स्टेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे Z नोटेशन लेफ्ट पे लिखेंगे क्योंकि आप कंफर्म होगा कि ये स्टेट जो ये जो पार्टिकुलर FA3 की स्टेट है Z1 Z2 जो भी है ये हमारे पास है और ये इन पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन के ऊपर कंसिस्ट करती है। तो इसलिए हमने जब इसको पिक किया है तो अब हम इसको कह रहे हैं Z2 इज करस्पॉन्ड टू X1 Y2। तो जब हमने इसके ऊपर X1 पे और Y2 पे A को रीड किया है तो हमारे पास नेक्स्ट पोजीशन इस तरह से बनती है और नेक्स्ट पोजीशन इस तरह से बनती है B रीड करने के बाद। यहां पे एक तरीका तो यही है जो मैंने आपको समझा दिया है कि आप किस तरह से X1 के लिए A को देखते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिख देते हैं। Y1 के अगेंस्ट जो है वो A को चेक करते हैं और उसकी पार्टिकुलर जो लेबल है उसको राइट अप कर देते हैं। इसका एक और तरीका भी हो सकता है कि जिसमें आपको अपने फाइनाइट ऑटोमेटा में शफल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप एक ही वक्त में जो है वो इन दोनों को देख रहे होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास जो है आप इस तरह से कह लें कि X1 के ऊपर आप A को भी पहले रीड कर लें और X1 के ऊपर ही आप B को पहले रीड कर लें। तो इससे बड़ा सिंपल रहेगा आपके लिए कि एक ही ऑटोमेटा के अंदर रहते हुए आप एक ही पार्टिकुलर स्टेट के दोनों लेबल यूज कर रहे होंगे। तो इस तरह से आपके मिस्टेक करने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर X1 पे आपको लेटर A मिलता है तो आप X1 पे रहेंगे, X1 पे लेटर A मिलेगा X1 पे रहेंगे। यहाँ पे कॉमा लगा के इसको क्लोज ना करें अभी, फिर आप जाएं X1 पे और उस पे B को चेक करें तो X1 पे B रीड करके आप X2 पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे X2 लिखें, उसके बाद आप आ जाएं Y1 के ऊपर, Y1 के लिए A और B को रीड करें तो Y1 पे आप देख सकते हैं मिलेगा तो आप Y2 पे जा रहे हैं जो कि आपने यहाँ पे लिख दिया है। और इसी तरह Y1 के ऊपर अगर आपको B मिलेगा तो आप Y1 में रहते हैं, तो Y1 पे अगर आपको B मिलेगा Y1 में। कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो चुका है, इसको आप क्लोज कर दें। तो किसी भी तरह से जिस तरह से आपको ज्यादा इजी वे फाइंड हो, आप फील करें कि ये ज्यादा बेटर है आपके लिए, आप उस तरह से इसको प्रोसेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जिस तरह हमने Z2 के अगेंस्ट प्रोसेस किया तो उससे हमें Z4 मिला और Z3 मिला। अब जो कॉम्बिनेशन ऑलरेडी आपके पास आ चुका है उस कॉम्बिनेशन को आप न्यू नेम नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल जब आपने Z2 के ऊपर X1 Y2 का कॉम्बिनेशन सर्च आउट किया तो X1 पे आपने A को देखा, आपको X1 मिला, Y2 पे आपने A को देखा तो Y3 मिला। अब X1 Y3 एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कहीं भी पहले जनरेट नहीं हुआ, तो इसलिए हमने इसको एक न्यू नेम दिया जो नेम हमारे पास कंटिन्यूएशन के अंदर आ रहे हैं। Z1 Z2 Z3 हम ले चुके हैं, तो अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में हमारे पास ये नेम जो है वो Z4 है।
फिर हमने क्या किया, x1 और y2 के अगेंस्ट जब b को चेक किया तो हमारे पास कॉम्बिनेशन हमें मिला x2 और y1। तो आपने लेबल करने से पहले सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये कॉम्बिनेशन पहले आ चुका है। अगर तो ये कॉम्बिनेशन पहले आ चुका है तो आपने ऑलरेडी जो कॉम्बिनेशन इसका मौजूद होगा उसका लेबल उठाना है और इसका लेबल जो है उसको राइट कर देना है। तो जब हमने इसको देखा तो ये x2 y1 है, तो अब ये सेम पहले भी जनरेट यहाँ पे हो चुका है, तो जो उसका नेम था Z3 उसी को हमने यहाँ पे कॉपी किया है। तो अब इसका लेबल जो है हमारे पास वो क्या हो चुका है, वो Z3 हो चुका है। अब सीक्वेंस के अंदर ओल्ड स्टेट्स में आप Z1 को रख चुके हैं, Z2 हमारे पास हो चुका है, अब Z3 और Z4 भी हमें मिल चुके हैं। तो अब हम Z3 को पिक करेंगे और Z3 को पिक करके हम यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे एक बात अंडरस्टैंड करने वाली है कि Z3 के साथ हम प्लस को भी राइट कर रहे हैं, हमने Z2 के साथ प्लस को राइट नहीं किया था। रीजन हमारे पास सिंपल है, Z2 का जो कॉम्बिनेशन था वो x1 y2 था, तो x1 भी फाइनल नहीं है और y2 जो है वो भी फाइनल स्टेट नहीं है। तो हमने ये बात की थी कि Z नोटेशन में फाइनल स्टेट आपकी तभी मिलेगी या आपके पास कॉम्बिनेशन में FA1 की फाइनल स्टेट एग्जिस्ट कर रही हो या FA2 की फाइनल स्टेट एग्जिस्ट कर रही हो या कॉम्बिनेशन के अंदर दोनों स्टेट्स जो है वो फाइनल हो। तो अब इसमें देखें आप x1 y2, x1 भी फाइनल नहीं है, y2 भी फाइनल नहीं है, इसलिए Z2 भी फाइनल नहीं था। लेकिन Z3 में कॉम्बिनेशन जो है वो x2 y1 का है, तो x2 हमारे पास फाइनल है, तो एक भी फाइनल होगी तो हमारी नोटेशन जो है Z नोटेशन वाली उसको हम फाइनल कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे x2 तो फाइनल है लेकिन y1 जो है वो फाइनल नहीं है, लेकिन एक ही स्टेट के ऊपर फाइनल होने की बिना पे हम कह रहे हैं कि Z3 हमारे पास जो है वो एक फाइनल स्टेट है। तो इसको अगेन जो है वो हम क्लैरिफिकेशन के लिए दोबारा अपनी स्टेटमेंट के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे आप गौर करें, Since the language corresponding to R1 plus R2 is the union of corresponding languages L1 and L2 consists of the strings belonging to L1 or L2 or both, therefore a final state of FA3 must correspond to a final state of FA1 or FA2 or both। तो या तो वो FA1 वाली फाइनल जो है वो इसकी फाइनल कंसिडर होगी, या अगर FA2 के कॉम्बिनेशन में फाइनल आ रही है तो वो फाइनल होगी, या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आपको कोई एक फाइनल स्टेट मिल रही है तो फिर हम उसको फाइनल कंसिडर करेंगे। तो Z3 के लिए आपने A को चेक किया, Z3 के लिए आपने B को चेक किया, और इसी तरह आपको यहाँ पे कोई नई चीज नहीं मिली, कहीं कोई नई नोटेशन आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही। तो Z3 पे जब A को रीड किया तो आपको ये x1 y2 मिल रहा है जो कि Z2 है। ये हमें कैसे पता चला Z2, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि कॉम्बिनेशन सबसे पहले आपने देखना है कि पहले एग्जिस्ट कर रहा है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है उसको आपने कॉपी कर लेना है, तो उसका नाम हमें वही सेम ही लिखना है। तो ये गलती नहीं करनी कि कॉम्बिनेशन जो भी आए आप उसको एक नए से नया नाम देते चले जाएं, तो इस तरह से सारा प्रोसेस जो है वो आपका वो इनकरेक्ट हो जाएगा और फाइनली जो है वो आप एक जो है वो रॉन्ग आंसर की तरफ मूव करेंगे। इसी तरह जब हमने Z3 पे B को रीड किया है तो वहां पे हमें x2 y1 का कॉम्बिनेशन मिला और ये सेम कॉम्बिनेशन पहले आ चुका है और इसका लेबल जो है हमारे पास वो Z3 है। तो अब हमें थर्ड रो में प्रोसेस करने के बाद Z2 और Z3 मिले हैं और ये ऑलरेडी जो है ये हमें फाइंड हो चुके हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई न्यू लेबल आपको फाइंड नहीं हुआ, लेकिन स्टिल अभी भी हमारे पास एक ऐसा लेबल अवेलेबल है जिसको हम प्रोसेस कर सकते हैं, जो कि हमारे पास Z4 है। इसलिए हम Z4 को यहां से पिक कर रहे हैं और नेक्स्ट हम उसको यहां पे राइट कर रहे हैं। तो आपने सीक्वेंस के अंदर जो जो नए कॉम्बिनेशन आपके पास आते चले जाएंगे उसको आपने वन बाय वन एज अ ओल्ड स्टेट जो है वो यहां पे राइट करते चले जाएंगे। तो ये बात जहन में रखें कि एक टाइम आएगा कि आपके पास जो है ये तमाम कॉम्बिनेशन न्यू कोई भी जनरेट नहीं होगा, तो वहां पे आपने अपना स्टॉप प्रोसेस जो है उसको स्टॉप कर देना। तो जब हमने Z4 को प्रोसेस किया x1 y3 पे, अब चूंकि हम काफी डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो अब आपने खुद से इसको देखते जाना है और x1 y3 पे A को रीड करते हुए जो कॉम्बिनेशन हमें मिला वो x1 y3 ही था, और अब ये ऑलरेडी कॉम्बिनेशन जो है वो Z4 है। और इसी तरह x1 y3 पे जब आपने B को रीड किया तो हमें यहाँ पे x2 y3 मिल रहा है, और ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो पहले हमारे पास कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसलिए हमने इसको एक न्यू लेबल के साथ
हमने इसको नेम दिया है और अब ये हमारे पास Z5 है। तो अगेन हमें एक न्यू लेबल मिल चुका है, न्यू स्टेट लेबल मिल चुका है, Z5 है, उसको हम उठाएंगे और यहाँ पे राइट अप करेंगे। और अगेन मैं बता दूं कि हम Z4 और Z5 को प्लस क्यों कह रहे हैं। Z4 को प्लस इसलिए कह रहे हैं कि उसके कम्बिनेशन में कोई एक स्टेट ऐसी है जो फाइनल है या दोनों फाइनल है। तो X1 Y3 का कम्बिनेशन है, X1 तो फाइनल नहीं है, लेकिन सेकेंड FA में आप देख सकते हैं कि Y3 जो है वो फाइनल है। तो याद रहे X नोटेशन फॉर FA1 और Y नोटेशन जो है वो FA2 के लिए आप यूज कर रहे हैं। इसी तरह Z5 में X2 और Y3 का कॉम्बिनेशन है, तो X2 भी फाइनल है और Y3 भी फाइनल है। हमने ये बात की थी कि FA3 का जो लेबल होगा स्टेट का वो फाइनल तभी कंसीडर होगा या वो FA1 की फाइनल स्टेट से मिले आपको, या FA2 की फाइनल स्टेट से मिले, या फिर वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर भी आपको मिल सकता है। बहरहाल जब हमने इसके ऊपर ए को रीड किया हमें X1 Y3 मिला जो कि ऑलरेडी फाइंड होने वाली एक कॉम्बिनेशन है, Z4 है। और X2 Y3 पे जब आपने B को रीड किया है तो वहां पे आपको X2 Y3 मिल रहा है। अगेन ये ऑलरेडी फाइंड हो चुका है, Z5 है। अब यहाँ पे कोई न्यू लेबल आपको नहीं मिला, Z5 तक आपको लेबल मिले हैं और उन तमाम को आप प्रोसेस कर चुके। न्यू कॉम्बिनेशन ना होने की वजह से अब आप यहाँ पे अपने प्रोसेस को स्टॉप करेंगे और इस पार्टिकुलर ट्रांजिशन टेबल के ऊपर जो है अब अपनी पार्टिकुलर ट्रांजिशन डायग्राम जो है वो बनाएंगे, जो कि FA3 की ट्रांजिशन डायग्राम कंसिडर होगी। तो काफी उम्मीद है कि ये प्रोसेस जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आप इसको खुद से डिजाइन करें, पेपर के ऊपर बनाएं, डिफरेंट एग्जांपल्स लें और इसके थ्रू इसका जो टेबल है उसको डिजाइन करने की ट्राई करते रहें। एक और बात आपने यहाँ पे ज़हन में रखनी है, एक और बात आपको यहाँ पे ज़हन में रखनी पड़ेगी। जिस तरह हमने 2 FAs की बात की है जो कि आपके सामने मौजूद है, ये FA1 है X नोटेशंस वाला और Y नोटेशन वाला ये FA2 है। इसकी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 2 है और इसकी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास जो है वो 3 है। तो अब इनके ऊपर जो हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो कितने, तो कंफर्म है कि आप दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6। तो टोटल कॉम्बिनेशन जो बन सकते हैं इन दोनों के ऊपर वो हमारे पास 6 है। यानी X1 का कॉम्बिनेशन Y1 के साथ, X1 का कॉम्बिनेशन Y2 के साथ, X1 का कॉम्बिनेशन Y3 के साथ। तो 3 कॉम्बिनेशन X1 के बने, इसी तरह 3 कॉम्बिनेशन X2 के बनेंगे, X2 Y1 के साथ, X2 Y2 के साथ और X2 Y3 के साथ। ये आप इसको बना सकते हैं। अब ये भी एक अप्रोच है कि आप यहाँ पे कॉम्बिनेशंस को पहले राइट अप कर लें। आप कहें जी X1 और X2 है, सॉरी X1 Y1 है, X1 Y2 है, X1 Y3 है, X2 Y1 है, X2 Y2 है और X2 Y3 है। इस तरह टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनाएं और फिर उनके ऊपर AB को फाइंड करते चले जाएं और यहाँ पे इसको स्टार्ट में Z1 का नाम दें और जैसे जैसे न्यू लेबल आपके पास आते जाएं आप उनको न्यू लेबल का नाम दे सकते हैं। तो ये प्रोसेस भी जो है वो मतलब करेक्ट कंसीडर होगा, लेकिन उसमें ये है कि हमें, जिस तरह मैंने अभी बात की कि टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो यहाँ पे फिर आपकी 6 रॉज जो है वो उसमें जो है वो जनरेट हो जाएगी। लेकिन इस पार्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू जो है, जो हमने अडॉप्ट किया है कि रन टाइम के ऊपर हम स्टेट्स के लेबल जो है उसको लगाते जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रोसेस जो है वो लेस देन 6 यानी कि 5 रॉज के अंदर ये कंप्लीट हो चुका है। तो पॉसिबल था कि ये Z6 तक जाता और ये भी पॉसिबल है कि ये 6 रॉज से कम यानी 6 लेबल से कम लेबल आपको प्रोवाइड करके दे सकता है। तो समहाउ इसमें एडवांटेज यही है कि इसमें नंबर ऑफ रॉज कम हो सकती है, लेकिन जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया है उसमें कंफर्म है कि फिर जितने कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे उतनी ही रॉ आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो चॉइस आपकी है, आप किसी भी प्रोसेस को अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब हम इस ट्रांजिशन टेबल के ऊपर डायग्राम बनाएंगे और अब तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि Z1 पे आपको A मिलता है तो आप Z2 में जाते हैं, Z1 पे आपको B मिलेगा तो आप Z3 में जाएंगे। इसी तरह Z2 के ऊपर AB का प्रोसेस है, Z3 के ऊपर AB का प्रोसेस है और इनिशियल फाइनल जो है वो आप खुद से बता रहे हैं कि वो कौन कौन सी इनिशियल फाइनल है। तो इसलिए अब इसका FA3 बनाना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है।
ये बात जहन में रखें कि ओल्ड स्टेट्स के अंदर हमने इनका स्टेटस बताया इनिशियल या फाइनल का। आपने ये स्टेटस यहाँ पे डिफाइन नहीं करना कि इनका इनिशियल और फाइनल स्टेटस क्या है। सिर्फ और सिर्फ इनिशियल फाइनल स्टेटस जो है आपने फर्स्ट कॉलम में, जो कि ओल्ड स्टेट्स का कॉलम है, यहाँ पे इसको आपने राइट अप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम टेबल हमने यहाँ पे ले आए हैं और उस टेबल के अगेंस्ट जब हमने अपनी मशीन को ड्रॉ किया है तो ये कुछ इस तरह से मशीन बन रही है। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो है हमारी जो R1 प्लस R2 की रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी वो हमारे पास क्या है, वो A प्लस बी स्टार B जो कि फर्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन था, प्लस A प्लस बी स्टार इंटू डबल A इंटू A प्लस बी स्टार, ये सेकेंड रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो एक्चुअल में ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन जो है वो R1 प्लस R2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हमने जो है वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन की बेस पे अपना फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो उसको सक्सेसफुली डिजाइन कर लिया है बाय यूजिंग द फर्स्ट मेथड, द यूनियन मेथड। तो इस तरह से जो है वो बहुत उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको फर्दर हम देखते हैं, इसके ऊपर कुछ पार्टिकुलर स्ट्रिंग्स हैं, अगर आप उनको चलाएं, उनको एग्जीक्यूट करें तो आप इनमें से देख सकते हैं कि बहुत सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही है, कुछ स्ट्रिंग्स रिजेक्ट हो रही है। तो आपने इन तमाम स्ट्रिंग्स को वन बाय वन इसके ऊपर टेस्ट करना है और देखना है। इसके अलावा भी आपने कुछ पार्टिकुलर स्ट्रिंग्स लेनी है और इस मशीन के ऊपर आपने इसको टेस्ट करके चेक करना है। कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स भी लेने की कोशिश करें जो यहाँ से बिलोंग ना करती हो, जिस तरह मैंने कही है, जो कि रिजेक्ट हो रही है यहाँ पे। तो इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस के लिए मैक्सिमम स्ट्रिंग्स देके इस ऑटोमेटा के ऊपर उसको चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली हमने किया क्या है, हमने ये बात की है कि क्लीन थ्योरम पार्ट 3 में हमारे पास जो है वो प्रोसेस जो है वो यूनियन का भी पॉसिबल है, कंकैटिनेशन का भी पॉसिबल है, क्लोजर का भी पॉसिबल है। तो उसमें जो पहला मेथड है यानी यूनियन का, के दो रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आपके पास होंगे तो आप उनके यूनियन के ऊपर थर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। उनकी थर्ड लैंग्वेज L3 बनेगी और उनका जो स्पेशल ऑटोमेटा बनेगा उसको आप FA3 का नाम देंगे, जो कि इस वक्त आपके सामने। एक पॉइंट है उसको जहन में रखें यहाँ पे, इट मे बी नोटेड दैट इन द प्रीवियस एग्जांपल्स FA1 कंटेन 2 स्टेट्स व्हाइल FA2 कंटेन 3 स्टेट्स। ये भी हमने देखा था यहाँ पे। अगर आप गौर करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यही बात मैंने आपको समझाई भी है कि FA1 में 2 स्टेट्स हैं और FA2 जो है उसमें हमारे पास 3 स्टेट्स हैं। Hence the total number of possible combinations of states of FA1 and FA2 in sequence will be 6। तो वो 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, जिस तरह X1, Y1, Y2, Y3 के साथ, फिर इसी तरह X2 जो है वो Y1, Y2 और Y3 के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा था। For each combination, the transitions for both A and B can be determined, but using the method in the example, number of state of FA3 was reduced to 5। ये बात मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि हमने जो मेथड अडॉप्ट किया उसमें 5 है। आप अगर चाहें तो इसको वन टाइम कॉम्बिनेशंस को राइट अप कर लें, फिर उस A और B के ऊपर लेबल फाइंड करते चले जाएं और इस तरह से आप टोटल 6 कॉम्बिनेशन के ऊपर भी ये सेम प्रोसेस जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो चॉइस आपकी है जिस तरह से आप करना चाहें इसको। Now this is a task for you people, build an FA equivalent to the following FA। आपने प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि ये एक FA आपके पास मौजूद है। आप इसका एक और FA इसी तरह का कैसे बना सकते हैं जिसमें लेस नंबर ऑफ स्टेट्स आप यूज करें। अगर इसमें 5 स्टेट्स हैं तो 4 स्टेट्स के ऊपर या 3 स्टेट्स के ऊपर अगर पॉसिबल हो तो आप इस फाइनाइट ऑटोमेटा को डिजाइन करने की ट्राई करें। एग्जाम्पल है नेक्स्ट। अब एक एग्जाम्पल को हम इन डिटेल कर चुके हैं इसलिए अब इसमें मुश्किल नहीं है। ये इसमें भी रेगुलर एक्सप्रेशन 1 दिया है और उसके अगेंस्ट इस जो है FA1 भी आपके पास अवेलेबल है। रेगुलर एक्सप्रेशन 2 है जो हमारे पास ऑड लैंग्वेज के करस्पॉन्ड है। 2 डिफरेंट वेज के अंदर आप इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और इसका भी फाइनाइट ऑटोमेटा आपके पास अवेलेबल है। अब ये सारा प्रोसेस जो है वो बिग डील नहीं है आपके लिए, बड़े इजीली आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सोल्यूशन हमारे पास है इसका, लेकिन आपने यहाँ पे वेट करना है, प्रोसेस करना है, इसको खुद से ट्राई करनी है और इसका जनरेट करना है FA3 और फिर उसको जो है वो यहाँ पे जो रिजल्ट इसका है उसके साथ उसको कंपेयर कर लेना। ये इसका सोल्यूशन है। FA1, FA2 आपके पास है और इसी तरह से ये इसका ट्रांजिशन टेबल है पार्टिकुलर जो जनरेट हुआ है।
और उसके बाद जो है हमारे पास ये इसकी पार्टिकुलर डायग्राम है, ट्रांजिशन डायग्राम है, फाइनाइट ऑटोमेटा है जो हमें रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग यूनियन से मिला है, और इसी तरह ये इसके ऊपर कुछ एग्जांपल स्ट्रिंग्स है जो कुछ एक्सेप्ट हो रही है, कुछ रिजेक्ट हो रही है, और कुछ आप खुद से जो है वो इसके ऊपर ट्राई करेंगे। दिस इज अनदर एग्जांपल, a plus b into a plus b होल स्टार। ये इवन लैंग्वेज का एफ है, ये बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, उम्मीद है कि आप इसको अब अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। और इसी तरह R2 जो है वो ऑड लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो इसमें स्पेशलिटी क्या है हमारे पास, इसमें जो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होती हैं वो इस एफए के अंदर रिजेक्ट होती हैं, और इसी एफए के अंदर जो स्ट्रिंग रिजेक्ट होती है वो सेकंड एफए के अंदर एक्सेप्ट हो रही है, क्योंकि इसमें भी दो स्टेट्स हैं और सेकंड एफए में भी दो स्टेट्स हैं। इसकी फर्स्ट स्टेट इनिशियल और फाइनल है और इसकी सेकंड स्टेट जो है वो फाइनल है। तो इस तरह से जो स्ट्रिंग यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है वो यहाँ पे एक्सेप्ट है, और जो यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है। सो सिंपली इस तरह से तमाम की तमाम स्ट्रिंग्स जो है वो जब हम इसका कम्बिनेशन FA3 बनाएंगे उसके ऊपर पॉसिबिलिटी होगी कि तमाम स्ट्रिंग जो है वो इसके ऊपर एग्जीक्यूटेबल होगी, क्योंकि इसका जो फाइनल जनरेटेड ऑटोमेटा बनेगा उसमें जो भी स्टेट्स बनेगी वो सारी की सारी फाइनल कंसीडर होंगी, और इसके ऊपर जितनी भी स्ट्रिंग्स आप अप्लाई करेंगे वो एक्सेप्टेबल होंगी। तो ये इसका प्रोसेस है, ये आप खुद देख लेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो है ये FA1 FA2 है, और इसके करस्पॉन्डिंग हमने ये इसका टेबल डिजाइन किया है, और इसके ऊपर कुछ पार्टिकुलर स्ट्रिंग्स हैं, ये तमाम एक्सेप्ट हो रही हैं। आप खुद से इसको कुछ स्ट्रिंग दे के चेक करें, तो इस तरह से आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। Here is a task for you people. Build an FA corresponding to the union of these two FAs, mean FA1 union FA2. FA1 given है आपके पास, FA2 भी given है, इसको आपने खुद से प्रोसेस करना है और देखना है कि किस तरह से जो है आप इसको सक्सेसफुली जो है वो इसका थर्ड FA जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, और पार्टिकुलर ट्रांजिशन टेबल जो है वो किस तरह से आप इसका बना सकते हैं। तो ये स्पेशली आपने इसके ऊपर फोकस करना है। दिस इज ए टास्क स्पेशली फॉर यू पीपल। अब हम आते हैं इसके मेथड नंबर 2 की तरफ। मेथड 1 यूनियन सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कंकैटिनेशन ऑफ टू FAs की। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है इसमें। यूजिंग द FAs करस्पॉन्डिंग टू R1 एंड R2, एन FA कैन बी बिल्ड करस्पॉन्डिंग टू R1 इंटू R2। ये देखें यहाँ पे कोई यूनियन या प्लस का साइन नहीं है, R1 इंटू R2, क्योंकि कंकैटिनेशन की बात हो रही है। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड कंसीडरिंग द फॉलोइंग एग्जांपल। इसके लिए हम स्पेशल एग्जांपल लेंगे और वहां से क्लियर करेंगे कि ये किस तरह से हम इसका प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। Again we have two different regular expressions. R1 is equal to A plus B star and B, and second R2 is equal to A plus B star into double A into A plus B star. तो इस तरह से फर्स्ट FA की लैंग्वेज L1 है, सेकंड FA की लैंग्वेज L2 है, R1 के करस्पॉन्ड R2 के करस्पॉन्ड जो है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है अब कैसे हम इसका कंकैटिनेशन के ऊपर टेबल डिजाइन कर सकते हैं, ऑटोमेटा बना सकते हैं, उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो क्लियर हमें करने पड़ेंगे। Let FA3 be an FA corresponding to R1, R2, then the initial state of FA3 must correspond to the initial state of FA1. Okay, and the final state of FA3 must correspond to the final state of FA2. तो ये बात क्लियर हो गई। अब केस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको अंडरस्टैंड भी कीजिएगा। यूनियन के केस में हमने ये कहा था कि जो FA1 की इनिशियल है या FA2 की इनिशियल है वो दोनों जो है वो थर्ड FA3 की इनिशियल कंसिडर होंगी, और इसी तरह जो FA3 की फाइनल थी वो या तो FA1 से मिल रही थी आपको, या FA2 से मिल रही थी, या दोनों से मिल रही थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, हम कह रहे हैं कि जो FA3 की इनिशियल स्टेट है वो लाजमी तौर पे सिर्फ और सिर्फ FA1 के करस्पॉन्ड होगी, क्योंकि याद रखें ये हमारे पास कंकैटिनेशन केसेस हैं, R1 R2 की बात कर रहे हैं, तो कंफर्म है कि R1 पहले आएगा और R2 सेकंड टाइम आएगा। ये इसका ऑर्डर अगर आप चेंज कर देंगे R2 R1 तो ये सारा प्रोसेस जो है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए FA3 की जो इनिशियल स्टेट है वो FA1 के करस्पॉन्ड होगी, और इसी तरह FA3 की जो फाइनल स्टेट होगी
वो FA2 के करस्पॉन्ड होगी। तो ये यू पीपल हैव टू बी क्वाइट, बहुत ज्यादा आपने इस पे ख्याल करना है, क्वाइट केयरफुल आपको रहना पड़ेगा ताकि आप जो है वो सक्सेसफुली इस प्रोसेस को कर सकें। Since the language corresponding to R1, R2 is the concatenation of corresponding languages L1 and L2 consist of the strings obtained concatenating the strings of L1 to those of L2। तो आप concatenation क्या कर रहे हैं, L1 की strings को concate कर रहे हैं L2 के साथ, तो L1 की जो string है वो पहले आएगी और उसके साथ concatenation में बाद में L2 जो है वो आएगी। तो इसका ऑर्डर फिर मैं बता दूं, याद रखें, वो R1 R2 या L1 L2 का सीक्वेंस है, वो L2 L1 या R2 R1 का सीक्वेंस नहीं है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो तमाम का तमाम प्रोसेस आपका गलत हो जाएगा। Therefore, the moment a final state of first FA is entered, the possibility of the initial state of second FA will be included as well। तो ये बात याद रखें कि जैसे ही आप जिस तरह हम कह रहे हैं कि R1 की पॉसिबिलिटी है कि उससे करस्पॉन्ड FA3 की इनिशियल होगी, तो जैसे ही आप FA1 को खत्म कर रहे होंगे उसकी फाइनल स्टेट आएगी, तो कंफर्म है, आप कह सकते हैं कि FA2 की वहां पे इनिशियल स्टेट एग्जिस्ट करेगी। सो देयर माइट बी पॉसिबल कि FA1 की जो फाइनल होगी वो FA2 की जो वो इनिशियल स्टेट कंसीडर हो सकती है। तो ये वही स्टेटमेंट है, the moment a final state of first FA is entered, the possibility of the initial state of second FA will be included as well। तो ये भी पॉसिबल है कि वहीं से आपका सेकंड FA जो है वो स्टार्ट हो रहा होगा। तो इसको हम देखते हैं। So since in general FA3 will be different from both FA1 and FA2, so the label of the states of FA3 may be supposed to be Z1, Z2, Z3, जैसे हमने पहले भी बात की है, where Z1 stands for the initial state, since Z1 correspond to the states X1, so there will be two transitions separately for each letter read at Z1. It will give two possibilities of states which correspond to either Z1 or different from Z1। वो सेम स्टेटमेंट है जो हम यूनियन में भी देख चुके हैं, और इसके लिए हम देखते हैं कि इसका ऑटोमेटा क्या है। लेट से ये तो हमारे पास वो ऑटोमेटा है, और इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हम इसका टेबल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो यू पीपल हैव टू बी वेरी केयरफुल है, यहाँ पे जरा बहुत ज्यादा आपने तवज्जो से इसको देखना है, गौर करें जरा। जैसे हमने भी बात की है कि जो थर्ड FA होगा उसकी इनिशियल स्टेट करस्पॉन्ड होगी FA1 से, तो ये हमारे पास FA1 है, तो इसकी जो इनिशियल स्टेट है हमारे पास वो X1 है, इसलिए हम लिख रहे हैं कि Z1 जो कि इनिशियल है थर्ड FA की, वो कॉरस्पॉन्ड है सिर्फ और सिर्फ X1 के, और X1 जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, फाइनाइट ऑटोमेटा 1 के साथ। तो यहाँ पे आपने FA2 का कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे राइट नहीं कर सकते। अब आप देखें कि X1 पे जब आप A रीड करेंगे, X1 पे A रीड करेंगे तो आप सेम X1 के ऊपर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि X1 पे जब आप A को रीड करेंगे तो आप कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, Z1 पे एग्जिस्ट करेंगे। इसी तरह जब आप X1 पे B को रीड करते हैं तो गौर करना, यहाँ पे X1 पे B को रीड करेंगे आप X2 में चले जाएंगे, तो X1 पे जब आपने B को रीड किया है तो आप X2 में चले गए, और यहाँ पे हमने इसके साथ जो है वो Y1 को भी लिखा है, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट अभी यही थी कि जैसे ही फर्स्ट FA की फाइनल स्टेट आपको मिलेगी उसी टाइम पे पॉसिबिलिटी है कि सेकंड FA की इनिशियल स्टेट जो है वो भी अकर हो जाएगी, यानी आप वो भी उसके साथ जो है कॉम्बिनेशन में आ जाएगी। तो उसी लिए हम यहाँ पे Y1 को राइट कर रहे हैं कि X1 पे जब आपने B को रीड किया, X1 पे B को रीड करके आप X2 पे गए, X2 आपने राइट किया। अब चूंकि ये फर्स्ट FA की फाइनल है तो आपने इसके साथ कंबाइन कर दिया है किसको, सेकंड FA की इनिशियल स्टेट को, जो कि Y1 है। अब ये कॉम्बिनेशन X2 Y1 का बन चुका है, ये कॉम्बिनेशन पहले कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए आप इसको डिफरेंट नेम दे रहे हैं, और इसका नेम हमारे पास जो है वो Z2 है। Z2 को पिक किया हमने X2 Y1, और उसके ऊपर हम जो है वो A को रीड किया है, तो उसका प्रोसेस हमने यहाँ पे राइट किया है। अब इसमें कोई नई चीज नहीं है। X2 Y1 पे जब A रीड करते हैं, X2 पे जब A को रीड करते हैं तो आप X1 पे जा रहे हैं, हमने X1 को राइट किया। Y1 पे जब A को रीड करते हैं तो आप Y2 पे जा रहे हैं, उसका हमने कॉम्बिनेशन लिखा। अगेन ये एक न्यू कॉम्बिनेशन है X1 Y2, और ये कॉरस्पॉन्ड है Z3 के। तो इस तरह से ये प्रोसेस करते चले जाएं और करते चले जाएं। इस तरह से फर्स्ट 3 लाइंस के ऊपर आपको Z1, Z2, Z3, Z4 मिल चुके हैं। अब
जो पॉइंट मैं यहाँ पे आपको अब समझाना है कि यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे कि ये 3 लेटर्स भी कॉम्बिनेशंस में आपको नजर आ रहे हैं, 3 स्टेट्स के लेबल भी आपको नजर आ रहे हैं। तो ये कैसे आए हैं, इस पे जरा गौर करें। मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। Z4 पे B, Z4 पे B, Z4 का कॉम्बिनेशन क्या है, X1 Y3। तो X1 पे B को रीड करें। X1 पे जब हमने B को रीड किया हमें X2 मिला। X1 पे जब हमने B को रीड किया हमें X2 मिला, ये हमने लिखा X2। लेकिन अब चूंकि अगेन वही बात है कि यहाँ पे X2 फाइनल है फर्स्ट FA का, तो जैसे ही फर्स्ट FA का फाइनल आता है हम सेकंड FA की इनिशियल स्टेट को भी उसके साथ इंक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये सिर्फ X2 नहीं है बल्कि इसके साथ हम Y1 को भी इंक्लूड कर देंगे। इसी तरह Y3 पे भी रीड करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं है, Y3 आता है तो उसको कॉम्बिनेशन में लिख दिया है। इस तरह से अब आपके पास जो कॉम्बिनेशन है उसमें 3 स्टेट लेबल जो है वो आपके पास आ चुके हैं। तो इस तरह से कोई मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा इसकी जो बेसिक स्टेटमेंट है उस पर गौर करना है और इस तरह से आप अपना प्रोसेस जो है उसको सक्सेसफुली अंडरस्टैंड करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है अब जितने भी कॉम्बिनेशन है वो इसी तरह से आपने डिजाइन किए। अब यहाँ पे फिर 2 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। Z6 पे X1 पे जब आप A को रीड करते हैं तो आप X1 में रहते हैं, ये X1 आपको मिला। Y2 पे आपको A रीड करते हैं, Y2 पे A को रीड करते हैं, Y3 में जाते हैं, जो कि यहाँ पे Y2 पे रीड किया अब Y3 में आ गए। Y3 पे आप A रीड करेंगे तो आप Y3 में ही रहेंगे। अब किसी भी सिंबल को, स्टेट लेबल को आप 2 टाइम राइट नहीं कर सकते, यानी ये पॉसिबल नहीं है आप यहाँ पे लिखें X1, Y3, Y3, ये रॉन्ग है। जो भी एक कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन में स्टेट लेबल्स आपके पास यूनिक होने चाहिए, उसमें रेपिटेशन पॉसिबल नहीं है। सो यू पीपल हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट इन राइटिंग दीज टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इन पार्टिकुलर ट्रांजिशन टेबल। अब ये प्रोसेस आपको क्लियर है, अंडरस्टैंड है। सेम उसी तरह इनिशियल और फाइनल का कंसेप्ट जो पहले आपको यूनियन में समझा चुका हूं वो वैसे ही यहाँ पे आ रहा है हमारे पास। और अब उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसका टेबल के अगेंस्ट डायग्राम डिजाइन की है। डायग्राम अब बिग डील नहीं है, बड़े इजीली आप इसको अब जो है वो बना सकते हैं। और इसी डायग्राम जो कि आपने टेबल में से ये डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम के ऊपर कुछ पार्टिकुलर स्ट्रिंग्स हैं जो आपने यहाँ पे राइटअप की है हमने, कुछ रिजेक्ट हो रही है, कुछ एक्सेप्ट हो रही है। आप इसके अलावा अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ और स्ट्रिंग्स को भी यहाँ पे लेंगे। इसी से रिलेटेड अब आपके पास एक टास्क है, बिल्ड एन FA करस्पॉन्डिंग टू दी कंकैटिनेशन ऑफ दीज 2 FAs FA1 इनटू FA2। सो दिस इज दी कंकैटिनेशन। 2 FA आपके पास गिवन है, इसके ऊपर अब आपने अपना प्रोसेस करना है और देखना है कि किस तरह से आप जो है वो सक्सेसफुली इसका ट्रांजिशन टेबल ड्रा करते हैं और उसके बाद जो इसकी डायग्राम है उसको बनाते हैं। नाउ दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट मेथड ऑफ क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 and this is the closure of an FA. Building an FA corresponding to R star using the FA corresponding to R. Simple. अगर आपके पास R रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसके ऊपर जब आप उसका क्लोजर लेंगे तो वो सिंपली R स्टार होगा। It is to be noted that if the given FA already accepts the language expressed by the closure of certain RE, then the given FA is the required FA. तो कंफर्म है कि अगर आपके पास जो है एक FA जो है वो एक पार्टिकुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है जो कि क्लोजर के ऊपर बनी है, तो जब आप उसके ऊपर अगेन क्लोजर लेंगे तो उस लैंग्वेज के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बल्कि उसका FA जो है वो सेम वही होगा जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह मीन आप A+B स्टार अगर लेते हैं तो स्टार के ऊपर फिर स्टार ले लें तो आपकी लैंग्वेज के अंदर कोई नई स्ट्रिंग ऐड नहीं होती, तो वो तमाम पुराने कॉम्बिनेशन जो है वो नए आपके जो सेट होगा FA, नए FA का उसी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो इसका मतलब है जब नई स्ट्रिंग ऐड नहीं होगी आपके पुरानी कॉम्बिनेशन के अंदर, तो इस तरह से आप जो है वो लैंग्वेज में कोई किसी किस्म की चेंज नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से इसका प्रोसेस जो है वो इसको कर रहे हैं। क्लोजर ऑफ एन FA इज सेम एज कंकैटिनेशन ऑफ एन FA विद इटसेल्फ। सेम वही प्रोसीजर होगा, एक्सेप्ट दैट द इनिशियल स्टेट ऑफ रिक्वायर्ड FA इज अ फाइनल स्टेट एज वेल। यहाँ पे एक बात पॉइंट की है कि FA3 लेट से 3 तो अब यहाँ पे नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे पास FA ही एक है पहले, तो अब उसका हम स्टार ले रहे हैं, क्लोजर ले रहे हैं। तो बहरहाल जो हमारा रिक्वायर्ड FA होगा उसकी
जो हमारे पास इनिशियल स्टेट है वो ही फाइनल स्टेट भी हमारे पास कंसीडर होगी. पॉइंट टू बी नोटेड हियर वेरी केयरफुली. Closure of an FA is same as concatenation of an FA with itself, except that the initial state of the required FA is a final state as well. Here the initial state of given FA correspond to the initial state of the required FA and a non-final state of the required FA as well. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो चीजें हमने यहाँ पे डिफाइन की हैं कि जब भी आप एक लैंग्वेज का क्लोजर लेंगे तो वो सेम जिस तरह कंकैटिनेशन में हम करते हैं वही होगा, लेकिन चेंज यहाँ पे क्या है कि जो इनिशियल स्टेट आपके रिक्वायर्ड एफए की होगी वो उसको फाइनल भी कंसिडर करेंगे. नंबर 1. नंबर 2, जो आपका एफए गिवन होगा क्वेश्चन में वो हमारे पास जो है वो आपकी करस्पॉन्ड होगा, मीन उसके अगेंस्ट जो है आपका रिक्वायर्ड एफए जो है उसकी इनिशियल स्टेट वो उसकी इनिशियल स्टेट के अगेंस्ट भी होगा और उसकी एक नॉन फाइनल स्टेट जो आपके रिक्वायर्ड एफए की बनेगी उसके अगेंस्ट भी वो होगा. सो इट मीन द गिवन एफए की जो इनिशियल स्टेट है वो रिक्वायर्ड एफए की दो स्टेट्स के अगेंस्ट होगा. एक जो रिक्वायर्ड एफए की हमारे पास इनिशियल स्टेट होगी और जो रिक्वायर्ड एफए की एक हमारे पास जो है वो नॉन फाइनल स्टेट होगी. ये कैसे, इसको एक एग्जांपल के साथ क्लैरिफाई करते हैं इस चीज को. Let's say this is an example r is equal to a plus b star b. ये एक ही रेगुलर एक्सप्रेशन है और ये उसका ऑटोमेटा है, ये प्रीवियस एग्जांपल्स में चलता चला आ रहा है. तो इसका जब आप r स्टार फाइंड करते हैं तो वो कैसे होता है इसको हम देखते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, उसी पार्टिकुलर एफए का हमने एक और वर्जन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया. क्योंकि हम r स्टार की बात करने लगे हैं तो हम यहाँ पे एक एफए जो हमारे पास था जो स्पेशल था कि जिसका आखिरी लेटर स्ट्रिंग का बी अगर है तो आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है, उसी को हमने कॉपी करके सेकंड टाइम यहाँ पे लिख दिया. अब इसके अगेंस्ट जरा गौर करें इसके टेबल के ऊपर. हम ये कह रहे हैं कि जो इनिशियल स्टेट होगी नए एफए की, रिक्वायर्ड एफए की, वो कॉरस्पॉन्ड होगी गिवन एफए की इनिशियल स्टेट के, और उसकी क्वालिटी ये होगी कि ना सिर्फ वो इनिशियल स्टेट का करस्पॉन्ड होगी बल्कि वो फाइनल स्टेट भी उसी वक्त में होगी. तो इसलिए हम कह रहे हैं कि Z1 जो है वो ना सिर्फ इनिशियल है बल्कि वो हमारे पास जो है वो फाइनल भी है. तो इस तरह से Z1 इज प्लस एंड माइनस एट द सेम टाइम एंड दिस इज करस्पॉन्ड टू द X1 और ये X1 हमारे पास ये है. तो इसलिए हम इसको एक यहाँ पे लेबल कर रहे हैं, हम इसको फाइनल का नाम दे रहे हैं. उसकी रीजन अभी हमारे सामने आ जाएगी वो क्यों है. इसी तरह X1 पे जब हमने A को रीड किया तो X1 पे जब हम A को रीड करते हैं हम दोबारा X1 में आ जाते हैं. तो जब हमने X1 पे A को रीड किया है हम दोबारा X1 पे आ रहे हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे इसका जो लेबल है उसको Z1 नहीं बल्कि Z2 का नाम दे रहे हैं. सो दिस इज द पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंट है पहले केसेस के साथ. तो अगर आप इस पे गौर करें, हमने जो स्टेटमेंट कुछ टाइम पहले देखी है ये उसी के अगेंस्ट है. ये स्टेटमेंट थी, इस पे जरा आप गौर करें. here the initial state of given FA जो आपके पास है जैसे कि X1 है correspond to the initial state of the required FA. वो required FA जो हम बना रहे हैं जो Z नोटेशन में बनाएंगे उसके इनिशियल स्टेट के अकॉर्डिंग भी है एंड अ नॉन फाइनल स्टेट ऑफ द रिक्वायर्ड एफए एज वेल, और वो उसकी एक नॉन फाइनल स्टेट के अकॉर्डिंग भी उसको आप डिजाइन करेंगे. तो इसी वजह से हम यहाँ पे इसको नाम जो है वो Z2 का दे रहे हैं कि Z1 पे जो करस्पॉन्ड था प्लस माइनस X1 के. अब जब हमने X1 पे A को रीड किया तो हम अगेन दोबारा X1 में, लेकिन अब हमने इसका लेबल जो है वो उससे डिफरेंट करना है फर्स्ट वन से, इसलिए हम इसको Z2 की नोटेशन के साथ इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. और अब याद रहे ये Z2 जो है वो हमारे पास एक नॉन फाइनल स्टेटस होगा क्योंकि ये X1 का जो स्टेटस है Z1 के अगेंस्ट वो फाइनल था. तो अब X1 का स्टेटस Z2 के अगेंस्ट जो है वो नॉन फाइनल कंसीडर होगा. X1 पे भी आपको मिलता है, आप X2 X1 का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है. ये प्रोसेस आप पहले भी कर चुके हैं, पॉइंट यहीं पे था जो गौरतलब था. Z3 आपको मिला, फिर आपने इसको Z2 को पिक किया यहाँ से. Z2 इज इक्वल टू Z2 करस्पॉन्ड टू X1 जो कि अब हमारे पास नॉन फाइनल कंसीडर हो रहा है. इसके ऊपर आपने A को रीड किया तो आप अगेन X1 पे A को रीड करें तो आपको अगेन जो है वो X1 मिलता है, लेकिन ऑलरेडी ये कॉम्बिनेशन आपको अब मिल चुका है, नॉन फाइनल आप बना चुके हैं. तो अब कोई नया Z3 या Z4 नोटेशन देने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज X1 करस्पॉन्ड टू Z2
और इसी तरह बी कम्बिनेशन के ऊपर आपने इसको डिजाइन किया है, Z3 जो कि अब आपकी फाइनल स्टेट है, और इसी तरह से उसके ऊपर जो है वो आप इसको ए को और बी को फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लें, x2 पे आपको ए मिला, x2 पे ए मिला, आप x1 में चले गए, ये x1 आपके पास आ गया, x1 पे आपको ए मिला, x1 पे ए मिला, आप x1 में ही रहे, तो वन टाइम आपने कम्बिनेशन को राइट किया है, तो ये करस्पॉन्ड टू Z2 है। और इसी तरह x2 पे b मिलेगा, x2 पे b मिलेगा, आप x2 में रहेंगे, x1 पे b मिलेगा तो भी आप x2 में आएंगे। तो इस तरह से ये कम्बिनेशन जो है उसको हमने कंप्लीट कर दिया। तो बहरहाल डिफिकल्ट नहीं है, आपने थोड़ा सा यहाँ पे जाना है और इसको अगेन बार बार 2-3 दफा इसको चेक करना है, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है, फिर आपको ये एग्जांपल जो है वो वेरी मच क्लियर हो जाएगी। ये उसी के अकॉर्डिंग इसकी ट्रांजिशन डायग्राम है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसके कुछ स्टेट्स जो है वो आप देख सकते हैं एक्सेप्ट रिजेक्ट हो रही है, आप ज्यादा केयरफुली इसको देखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये इसका सोल्यूशन भी आपके पास है, इसको भी आप खुद से ट्राई करें, खुद से बनाने की कोशिश करें। हमारे पास सोल्यूशन है, फिर इसके साथ इसको कंपेयर करें जिस तरह आपको यहाँ पे एग्जांपल में नजर आ रहा है। और ये इसका करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन टेबल है, ये डायग्राम है, स्ट्रिंग्स हैं जिनको आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही हैं। और ये एक और एग्जांपल है, ये भी आप लोगों के लिए, इसको भी प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, सॉल्व करने की कोशिश करें जितना। ये कुछ मुश्किल नहीं है, ये वही प्रोसेस है कि 4 लेबल्स यहाँ पे कैसे आ गए, तो जब हम एक की फाइनल में जाएंगे तो दूसरे की इनिशियल को भी उसके अंदर शामिल कर रहे होंगे। थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि Z1 जो कि प्लस माइनस है वो करस्पॉन्ड टू Y1 है जो कि फर्स्ट ऑटोमेटा है आपका, ये रिपीट किया हमने यहाँ पे। Y1 पे आपको A मिलता है तो आप Y2 में चले जाते हैं, Y2 पे Z2 है अब करस्पॉन्ड, और इसी तरह जब B मिलेगा तो आप Y2 पे जाएंगे, ये भी करस्पॉन्ड टू Z2 है। और अब आपने Z2 को पिक किया है और इसके अगेंस्ट ये बनाते चले गए कम्बिनेशन। जो एक्चुअल में बताना चाह रहा हूं मैं वो ये है, Z5 पे आप आ जाए, Y3 पे जब आप ए रीड करते हैं, Y3 पे आप ए रीड करेंगे, Y3 पे रहेंगे, ये Y3 आ गया फर्स्ट। फिर इसी तरह Y1 पे आप ए को रीड करेंगे तो आप जाएंगे Y2 में, सॉरी यहाँ पे जब आपने Y3 पे ए को रीड किया Y3 में रहे, तो Y3 पे अब ये चूंकि फाइनल स्टेट थी तो आपने सेकंड एफ है जो कि एक्चुअल में इसी की रिफ्लेक्शन है, वही चीज है, आप उसकी इनिशियल स्टेट इसके साथ कंबाइन करेंगे तो इस तरह से Y3 और Y1 आ जाएंगे। फिर Y1 के ऊपर ए रीड करेंगे तो वो Y2 आपको लेके जा रहा है, और इसी तरह Y2 के ऊपर जब आप ए को रीड करते हैं तो वो आपको Y4 के अंदर लेके जा रहा है। तो इस तरह से नया कॉम्बिनेशन आपके पास बन जाता है। सो उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। ये इसकी फाइनल आगे डायग्राम्स हैं, कुछ स्ट्रिंग्स हैं एक्सेप्ट रिजेक्ट होती है, उनको चेक करें। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। तो काफी उम्मीद है कि आपने बहुत ज्यादा इस लेक्चर को अंडरस्टैंड भी किया होगा, एंजॉय भी किया होगा, और इंशाल्लाह इसमें जितने टास्क किए वो सक्सेसफुली आप अब परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।